साल 1992 बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, आकाश को चीर देने वाले इन गगनभेदी नारों के साथ समूचे भारत में प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर की लहर चल रही थी। लेकिन इन गगनभेदी नारों के बीच उत्तर प्रदेश से लगे राज्य राजस्थान में कुछ सिसकियां दम तोड़ रही थी, या कहो कुछ मासूम चीखें गंदी हंसी की कब्र में दफन हो रही थी। ये सिसकियां, ये चीखें उठी थी अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के पास से। वही चिश्ती जिसने मोहम्मद गोरी की जीत का श्रेय लेते हुए कहा था, हमने पिथौरा यानी पृथ्वीराज चौहान को जिंदा दबोच लिया और उसे इस्लाम की फौज के हवाले कर दिया। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। ये किस्सा अब एक बार फिर उठने लगा। अभी 2 दिन पहले पल्लवी जोशी नाम के एक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट हुआ। लिखा था, एक फिल्म द अजमेर फाइल्स भी बनेगी, जहां सिलसिलेवार हिंदू लड़कियों का बलात्कार और नग्न तस्वीरें शहर में लगाई गई सच सामने ला कर रहेंगे। एक प्रश्न चिन्ह के साथ ये भी लिखा था, कौन कौन साथ देगा। ये ट्वीट पढ़कर तब से हम सोच रहे हैं कि अगर द अजमेर फाइल्स मूवी बनी तो क्या होगा। अगर ये सच सामने आया तो देश में क्या खलबली मचेगी। शायद द कश्मीर फाइल से भी बड़ा विवाद खड़ा ना हो जाए। दरगाह पर जियारत का टोकरा रखे लोग सोचने पर मजबूर ना हो जाए कि आखिर कैसे एक एक करके 10वीं 12वीं की 100 हिंदू लड़कियों को बलात्कार का शिकार बनाया गया। लड़कियां भी कोई छोटे मोटे घर से नहीं, बल्कि प्रतिष्ठित परिवारों की लड़कियां। ये कोई दंत कथा नहीं है, बल्कि राजस्थान के अजमेर दरगाह की वो कलंक गाथा है जिसके दाग 3 दशक बाद भी मिटाए नहीं मिट रहे हैं। इस किस्से को शुरू करने से पहले हम एक लड़की का काल्पनिक नाम देते हैं, रानी, जो एक हिंदू लड़की थी। अजमेर के प्रसिद्ध सोफिया सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती थी। शायद अंदाजा भी नहीं था कि एक दिन एक अदने से गैस सिलेंडर की महत्वाकांक्षा पाले जिस रास्ते पर वो बढ़ रही है, अगर उसमें किसी ने माचिस की एक तीली डाल दी तो उसके जैसी न जाने कितनी रानी, कितनी लाडो, कितनी निर्भया झुलस जाएगी। रानी वो लड़की जिसकी ख्वाहिश एक गैस सिलेंडर कनेक्शन पाने की थी। 1990 के दशक में घरेलू सिलेंडर का कनेक्शन हासिल करना एक बड़ा मुकाम हासिल करने सरीखा था। ये वो समय था जब गैस नंबर पाने के लिए लोग मंत्री और सांसद की सिफारिश लेकर आते थे। रसूख की आस में 12वीं में पढ़ने वाली एक किशोरी ने अपने एक दोस्त के जरिए कांग्रेस के युवा विंग और जिला अध्यक्ष फारूक चिश्ती और उप जिला अध्यक्ष नसीम चिश्ती से मुलाकात की। जरूरी कागजातों का आदान प्रदान हुआ और रानी को लगा कि मंजिल करीब है। गैस कनेक्शन उसकी पहुंच की नज़ीर पेश करेगा, लेकिन वो शायद नहीं जानती थी कि एक नज़ीर ही उसे चौराहे पर खड़ा कर देगी। वो सिलेंडर में माचिस की तीली साबित होगी जिसमें सोफिया और सावित्री स्कूल की सैकड़ों मासूम बच्चियां झुलस जाएगी। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त रानी को नफीस और फारूक ने अपनी मारुति वैन में लिफ्ट दी। कहा, एक बड़े नेता से मिलाना है और गैस कनेक्शन पर फार्म की जो फोटो होगी वो भी लेनी है। रानी ने विश्वास कर लिया। नफीस और फारूक उसे एक फार्म हाउस ले गए जहां उसका रेप किया गया और जान से मारने की धमकी भी। इसके बाद यह सिलसिला जारी रहा। रानी की कुछ न्यूड तस्वीरें ली। उसे डराया गया कि यदि उसने मुंह खोला तो उसकी फोटो अखबार में छप जाएगी। अब यहां से एक नया खेल शुरू हुआ। रानी से कहा गया अपनी दूसरी सहेली को भी फार्म हाउस पर बुलाए। डरी सहमी रानी चिश्ती भाइयों के कहने पर वो अपनी सहेलियां लाती रही और बदनियती का एक खेल चलता रहा। बलात्कारी बलात्कार की तस्वीर भी लेते थे, क्योंकि शर्म और ब्लैकमेल इन पीड़िताओं की चुप्पी बरकरार रखने की सबसे विश्वसनीय गारंटी थी। दरअसल डर्टी पिक्चर नाम की एक किताब है जिसे लिखा है अनुराधा मारवाह ने। अनुराधा ने अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह के खादिमों का काला चिट्ठा अपनी इस किताब में लिखा है। किताब की थीम है अजमेर रेप केस की स्टोरी। यानी 1990 से लेकर 1992 के बीच डर्टी पिक्चर का खेल चलता रहा। मासूम लड़कियों की इज्जत से दरगाह के खादिम चिश्ती खेलते रहे। जिम्मेदारों को भनक थी कि ऐसा गंदा खेल अजमेर में खेला जा रहा था। जानते थे कि आरोपी रसूखदार राजनीतिक आशीर्वाद प्राप्त जोड़ी फारूक अनवर और नफीस चिश्ती और उनके दोस्तों का गैंग है। फिर भी अजमेर की बेटियों की बेबसी पर सब चुप थे। स्कूल की लड़कियों को महीनों तक धमकियां और ब्लैकमेल के जाल में फंसाना, उनका गैंग रेप करना इनका सगल बन चुका था। चढ़ावे में चढ़े हिंदुओं के पैसे से हिंदू बच्चियों का शिकार चल रहा था। फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती, इन लोगों का परिवार अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह के खादिमों यानी केयर टेकर से जुड़ा था। बताया जाता है एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसे करके सोफिया संग सावित्री स्कूल की करीब 100 से ज़्यादा लड़कियों के साथ ब्लैकमेल व घृणित बलात्कार हुआ। लड़कियां सब नाबालिग, 10वीं 12वीं में पढ़ने वाली मासूम किशोरियां।
आश्चर्य की बात यह है कि रेप की गई लड़कियों में आईएएस और आईपीएस की बेटियां भी थी। मतलब ये लड़कियां किसी गरीब या मिडिल क्लास गरीब लाचार घरों से नहीं थी, बल्कि अजमेर के जाने माने घरों से आने वाली बच्चियां थी। उस समय सोशल मीडिया नहीं था कि कोई एक बच्ची अपनी बात किसी तक पहुंचा देती। कैमरों में रील डलती, न्यूड फोटो लिए जाते। जब ये रील धुलने स्टूडियो में जाती तो स्टूडियो भी चिश्ती के दोस्त और मुस्लिम समुदाय वालों का ही था। स्टूडियो वाले ने एक एक्स्ट्रा कॉपी निकाल लेता, वो भी उन मासूम लड़कियों का शोषण करने और अपने दोस्तों से कराने लगा। मतलब 2 से बढ़कर 3 और 3 से बढ़कर 4, आखिर में कुल 18 ब्लैकमेलर्स हो गए। बलात्कार करने वाले इनसे कई गुना ज़्यादा इन लोगों में लैब के मालिक के साथ साथ नेगेटिव फोटोज डेवलप करने वाला टेक्नीशियन भी था। ये ब्लैकमेलर्स स्वयं तो बलात्कार करते ही थे, साथ ही अपने नज़दीकी अन्य लोगों को भी ओबलाइज करते, क्योंकि सभी लड़कियां हिंदू थी। जिसका मन हुआ उसी ने स्कूल से एक लड़की बुला ली और अपनी और अपने दोस्तों की हवस मिटा ली। अब तो हद हो गई थी। लड़कियां डर और भय के माहौल में जीने लगी। इस जिंदगी से उनका दम घुटने लगा। दिन पर दिन बलात्कारी बढ़ते जा रहे थे। आखिर में तंग आकर एक के बाद एक लड़की ने आत्महत्या करना शुरू कर दिया। एक ही स्कूल में जब कई लड़कियों ने आत्महत्या की तो मामला शक के दायरे में आने लगा। बताया जाता है मामला शायद सैकड़ों से हजारों तक पहुंच जाता। अगर एक पत्रकार ने आवाज बुलंद ना की होती, उसने एक सिरे को न पकड़ा होता, तो न जाने आज ही आग कहां तक पहुंच जाती। पत्रकार का नाम था संतोष गुप्ता। तब ये दैनिक नवज्योति अखबार में काम करते थे। संतोष ने एक ही शख्स के सहारे इस हाई प्रोफाइल सेक्स स्कैंडल को पब्लिक डोमेन में ला डाला था। दरअसल पुरुषोत्तम नामक एक रील डेवलपर था। उसने देविंदर जैन नाम के एक शख्स को असली माल कहकर बलात्कारियों संग प्रताड़ित लड़कियों की फोटो भेंट की। जैन ने तस्वीरें देखी, उसका हृदय पिघल गया। उसने अखबार तक ये फोटो पहुंचा दी। फिर क्या था, 21 अप्रैल 1992 को गुप्ता ने अजमेर सेक्स कांड पर पहली रिपोर्ट लिखी, लेकिन खबर का कोई असर नहीं हुआ। इसके कुछ दिन बाद 15 मई 1992 को दूसरी रिपोर्ट छपी। इस बार बलात्कार की शिकार लड़कियों की वो तस्वीरें थी जो किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार करते। इसमें पीड़ित लड़कियों की बगैर कपड़ों की तस्वीरें थी, जिसमें उनके चेहरे को हल्का सा ब्लर किया गया था। इस तस्वीर में बिलखती एक लड़की थी, जिसकी बगल में बैठे 2 वैसी दरिंदे कुटिलता से मुस्कुरा रहे थे। खबर से अजमेर के लोग सकते में आ गए। लोगों ने उस स्कूली लड़की के दर्द को महसूस किया। देखते ही देखते पूरा शहर सड़कों पर आ गया। विरोध प्रदर्शन के चलते 18 मई 1992 को अजमेर बंद रखा गया। बताया जाता है उस वक्त अजमेर में 350 भी अधिक पत्र पत्रिकाएं थी। इस सेक्स स्कैंडल के पीड़ितों का साथ देने के बजाय स्थानीय स्तर पर कई मीडिया कर्मी उल्टा उनके परिवारों को ब्लैकमेल किया करते थे कि आपकी बेटी की फोटो है, छाप देंगे। आरोपितों को छोड़िए, इस पूरे मामले में समाज का कोई भी ऐसा प्रोफेशन शायद ही रहा हो जिसने एक मत से इन पीड़िताओं के लिए आवाज उठाई हो। आखिरकार अकेले अखबार दैनिक नवज्योति की ये खबर रंग लाई। नतीजा सितंबर 1992 में 250 पृष्ठों की पहली चार्जशीट दाखिल हुई, जिसमें 128 प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के नाम और 63 सबूत थे। जिला सत्र अदालत ने 28 सितंबर को सुनवाई शुरू की। पुलिस ने फोटो और वीडियोज के जरिए 30 लड़कियों की शक्लें पहचानी, इनसे जाकर बात की, केस फाइल करने को कहा। लेकिन सोसाइटी में बदनामी के नाम से बहुत से परिवारों ने मना कर दिया। खैर 12 लड़कियां ही केस फाइल करने को तैयार हुई, लेकिन दरगाह की ताकत इतनी थी कि बाद में धमकियां मिलने से इनमें भी 10 लड़कियां पीछे हट गई। बाकी बची 2 लड़कियों ने इस केस को आगे बढ़ाया। इन लड़कियों ने 16 आदमियों को पहचाना, तब 11 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया। इसमें फारूक चिश्ती, मोइनुल्लाह उर्फ खुतन इलाहाबादी, परवेज अंसारी, महेश लुधानी, सैयद अनवर चिश्ती, शमसू भिश्ती उर्फ मैराडोना और जहूर चिश्ती शामिल थे। लेकिन केस की परतें खुलती गई और अदालतों में सुनवाई का कभी न खत्म होने वाले सिलसिले का आगाज हो गया। कानूनी प्रक्रिया जितनी जटिल थी, उतनी तकलीफदेह थी उन पीड़ित लड़कियों के लिए, जिन्हें तारीख दर तारीख गवाही के लिए आना पड़ता। सितंबर से शुरू हुआ मामला दिसंबर तक पहुंच गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में 6 दिसंबर 1992 में राम भक्तों ने बाबरी का ढांचा गिरा दिया। देश भर में बहस छिड़ गई, सांप्रदायिकता छाने लगी, तो इस मामले को छिपाया जाने लगा। लेकिन 12 आरोपियों में से एक पुरुषोत्तम, जिसने जैन को फोटो दिखाई थी, उसने 1994 में आत्महत्या कर ली थी। सन 1994 में ही नसीम उर्फ टोरजन भी गिरफ्तार हो गया। बाद में नफीस चिश्ती, इकबाल भाटी, सलीम चिश्ती, सोहेल गनी, सैयद जमीर हुसैन गिरफ्तार हुए। 8 संदिग्धों को 1998 में जिला सत्र अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लेकिन साल 2001 में राजस्थान हाई कोर्ट ने उनमें से 4 को रिहा कर दिया था।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में बाकी आरोपियों की सजा को घटाकर 10 साल कर दिया था। यानी राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद रफीक की खंडपीठ ने पागलपन के सर्टिफिकेट के आधार पर फारूक चिश्ती को बरी कर दिया। जो 10 साल की सजा थी उनके खिलाफ राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एन संतोष हेगड़े और जस्टिस बीपी सिंह की बेंच को लगा कि इतने बलात्कारों के लिए 10 साल की सजा तो काफ़ी है। दरगाह के खादिम के रिश्तेदार फरार थे या बेल पर छूट गए थे। एक आरोपी सलीम नफीस चिश्ती को 19 साल बाद 2012 में पकड़ा भी गया, लेकिन बेल मिल गई। अब उसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं। उसके बाद से इस केस के बारे में कोई खबर नहीं आई कि बलात्कारियों का क्या हुआ, सलीम कहाँ है, फारूक की दिमागी हालत ठीक हुई या नहीं हुई। और हम तो सेक्युलर लोग हैं, 25-30 साल पुरानी बातें या खबरें कौन याद रखता है। मतलब अजमेर बलात्कार कांड के अपराधी चिश्तियों में से कोई भी अब जेल में नहीं है। बाकी आप जोड़ते रह सकते हैं कि एक बलात्कार की सज़ा 7 साल, तो 100 बलात्कार की सज़ा कितनी होनी चाहिए। क्या इस पर हिंदी फिल्म नहीं बन सकती? क्या कोई निर्माता, निर्देशक, अन्य लोग जो वहाँ मन्नत मांगने जाते हैं, जियारत के टोकरे सर पे रख के घूमते हैं, क्या वो ख्वाजा की मजार पर ख्वाजा से सवाल पूछेंगे कि जब सैकड़ों लड़कियों की असमत उनके ही वंशजों द्वारा लूटी जा रही थी तब वे कहाँ थे? चढ़ावा किसका था और मन्नत किसकी पूरी हो रही थी? जबकि इनमें कई लड़कियों की जिंदगी इस कदर बर्बाद हुई कि सुनकर आत्मा तक रोने लगती है। एक लड़की दरिंदगी की शिकार हुई तो गर्भ ठहरा, बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, फिर ब्याह हुआ तो पति 4 दिन बाद मायके छोड़ गया। बलात्कार फिर हुआ, एक बच्चे को जन्म दिया जो बाद में मर गया। फिर 28 साल की उम्र में दूसरे शहर के शख्स से ब्याही गई, एक बेटा हुआ, उसने भी 2010 में तलाक दे दिया। कई अबलाएं हैं जो उसे जीवन को खुरच खुरच कर निकालना चाहती है, लेकिन झुलसने से उभरा घाव दादी नानी बनने के बाद भी चैन से उन्हें जीने नहीं दे रहा है। बीते दिनों जब इस पीड़ा से गुजरी महिला कोर्ट पहुंची, नासूर इतना गहरा था, टीस इतनी थी कि वो अदालती कक्ष में ही चिल्ला उठी। वकील और अदालत में मौजूद आरोपियों पर बिफरी और बोली, मुझे अब बार बार कोर्ट क्यों बुला रहे हो? 30 साल हो गए, मैं अब एक दादी हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। इस केस की कलंक गाथा से सबको रूबरू कराने वाले संतोष गुप्ता के ये शब्द अजमेर की बेटियों के दर्द और उनकी पीड़ा को बयान करते हैं, जब वो कहते हैं, बहुत हुआ द्रौपदी का चीरहरण, अब तो जागो माधव, अब तो जागो माधव।